जय हिंद साथियों, द शील्ड IAS में आपका स्वागत है। ये आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है जो निःशुल्क चलाया जा रहा है। कुछ रीज़न की वजह से 13 तारीख का कॉपी चेक नहीं हो पाया था। वैसे मैंने BC पे किया हुआ था, बट मैंने सोचा कि और सभी इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, इसीलिए मैं आज 13 तारीख और आज का यानी कि 14 तारीख दोनों का एक ही वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा ये लेंथी होगा वीडियो, बट आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, चीज़ें समझ में आएगी ज़रूर। और मैं कहीं भी कमी नहीं छोड़ूंगा, एकदम अच्छे तरीके से चीज़ों के बारे में डील करूँगा, अच्छे से बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले ना जो 13 तारीख का क्वेश्चन था हिंदी लिटरेचर का, वो ये वाला था। ठीक है, इसमें था कि गोदान मनुष्यों की नहीं मनुष्य की कथा है। मनुष्यों की नहीं बल्कि मनुष्य की कथा है। इस कथन के औचित्य पर विचार करते हुए, ये हटा दीजिएगा, यहाँ पर परम अंशवर आ गया था। विचार करते हुए होरी की चारित्रिक विशेषता। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि गोदान जो है मनुष्य का नहीं बल्कि मनुष्य की कथा है। ये आपको पहले बताना पड़ेगा। फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि इस कथन का क्या औचित्य है, और कथन का औचित्य बताते हुए आपको ये होरी की चारित्रिक विशेषता के बारे में बताना है। मतलब होरी के बारे में आपको चरित्र चित्रण, आप जिस तरह से बोलते हो, उसके बारे में बताना है, उनकी क्या विशेषताएं हैं। देखिए, जब इस तरह का कोटेशन हो, आप एक बात समझना, एक अच्छा परिचय कब लिख सकते हो आप? कोटेशन वाला क्वेश्चन जब भी आए, ठीक है, तो क्या करना उसमें कि कोटेशन का आपको सबसे पहले अर्थ समझा देना है, अर्थ समझाना है। ठीक है, कोटेशन को अगर अर्थ आप समझा देते हैं तो एक अच्छा परिचय होता है। आप ये मत करिए कि जैसे ये गोदान से, तो आप डायरेक्ट गोदान का परिचय देते हुए और उसको प्रेमचंद का बारे में बताते हुए मत लिखिए। ये जो डायरेक्ट कथन है, आप उस कथन का अर्थ समझा दीजिए परिचय में, तो वो अच्छा परिचय होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर होरी का जो उसके बाद फिर चारित्रिक विशेषता है वो, हालांकि मैंने इसको आंसर दे रखा हुआ था, फिर भी मैंने इसका आंसर जो है ना लिख करके टाइप करके मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ताकि मतलब ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, ताकि लेंथी वीडियो ना हो, इसीलिए ये मैंने करके रखा हुआ है। तो देखिए, गोदान मनुष्यों की नहीं मनुष्य की कथा है। ठीक है, इस कथन पर विचार करना है। तो मनुष्य का क्यों कथा है? इसलिए कथा है क्योंकि आलोचक ने होरी सहित गोदान के सभी चरित्रों को क्या माना है? वर्गगत माना है, मतलब वर्ग चरित्र माना है। वर्ग चरित्र क्यों? जैसे मान लीजिए होरी ही है, तो होरी वो है जो किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे मान लीजिए गोबर ही है, तो गोबर जो है वो युवा पीढ़ी जो विद्रोह करना चाहता है उसका प्रतिनिधित्व करता है। और जैसे मान लीजिए आप धनिया ही ले लें, ठीक है, तो धनिया ही जो है वो पूरा स्त्री या फिर नारी वर्ग को संबोधित कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि वर्गगत, इसलिए बोला जाता है वर्गगत। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। सॉरी। तो अब यहाँ पर आप समझना थोड़ा सा इसमें कि वर्गगत इसलिए माना गया है। ठीक है, लेकिन जो विजय देव नारायण शाही था, ये साहित्यकार है, इन्होंने इसमें असहमति प्रकट किया और उन्हीं का ये कथन है। ये जो कथन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये उन्हीं का कथन है। ठीक है, विजय देव नारायण शाही का, और इन्होंने अपना असहमति प्रकट करते हुए बताया कि गोदान मनुष्यों की नहीं मनुष्य की कथा है। परिणामतः उसके चरित्र वर्ग चरित्र नहीं है बल्कि व्यक्तित्व चरित्र है ना, व्यक्तित्व, और साथ में सामान्य नहीं बल्कि वो क्या है? संश्लिष्ट चरित्र है। तो ये इन्होंने कहा, इनका ये अर्थ होता है। ठीक है, फिर बताना चाहिए आपको कि गोदान के चरित्र योजना पर अगर सूक्ष्म रूप से विचार करें तो हम पाते हैं कि जो प्रेमचंद ने उसमें वर्ग चरित्र का ही सर्जना किया हुआ है, ताकि जैसे होरी हो पूरे किसान वर्ग का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से इसीलिए शाही और निर्मल वर्मा जैसे जो चिंतक हुए हैं, उनका जैसे चिंतक की मान्यता पूर्णतः उचित प्रतीत नहीं होता। किंतु फिर भी अगर देखें तो यह भी सत्य है कि गोदान के चरित्र वर्गीय एवं विशिष्ट के संश्लेषण है। होरी का चरित्र इसी का प्रमाण है, ये आपको देना है, और उसी के बाद आपको फिर होरी के बारे में आपको बताना है। तो गोदान का केंद्रीय चरित्र जो है वो कौन है? होरी है। और होरी कौन है?
तो अब होरी का आपको चरित्र चित्रण के बारे में बताना है यहाँ पर, ठीक है। पारंपरिक नायक है, ये साधारण मनुष्य है, भारतीय किसान का प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ग चरित्र है, ये मैंने शुरू में बताया। पुराने पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है, सामंती संस्कृति का आधारभूत मूल्य इसके चरित्र में एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ता है, तो ये इसकी विशेषता है। फिर होरी पुरानी प्रतिनिधि पीढ़ी का प्रतिनिधित्व किसान है, विद्रोह करने का इसमें शक्ति नहीं, वह अपने व्यवस्था के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करता है और शोषण की नियति मानकर वो क्या करते हैं, शोषण स्वीकार करता है। फिर आप अच्छे उत्तर करने के लिए आप इस तरह से कोटेशन का यूज कर सकते हो। आप और भी इसमें पॉइंट जोड़ सकते हो और अलग अलग कोटेशन यूज कर सकते हैं ना। जब दूसरों के पाँवों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पाँवों को सहलाना ही कुशल है, ठीक है। फिर होरी जो है मर्यादा है, मर्यादा उसकी मूल धुरी है। फिर उसके जीवन का संपूर्ण संघर्ष खेती में निहित है। मर्यादा की रक्षा करने के लिए वो अपने शरीर पर सब कुछ झेलता है किंतु आस्था से एकदम नहीं टिकता है, ठीक है, हिलता है, एक तरह से बोल सकते हैं। होरी एक धर्मभीरु चरित्र है, धर्म के नाम पर वह किसी अत्याचार को विवेक को ताक पर रख कर सह लेता है। पुरानी पीढ़ी होने के कारण होरी बिरादरी पंचायत इन सब का उपेक्षा नहीं करता है, इसलिए ये कथन यहाँ पर आपको यूज करना है। फिर होरी परंपरागत राजभक्ति की भावना, राजभक्ति का क्यों, क्योंकि वो राय साहब के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव है। उसके दुर्लभ पक्षों की आलोचना नहीं, सहानुभूति की आंखों से देखता है। भावुकता, मानवीयता, संयुक्त परिवार में आस्था, ये सब उनके चरित्र की क्या है, विशेषता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि होरी की चारित्रिक विशेषताएं उसे सामंती व्यवस्था में स्थित किसान की अंतिम पीढ़ी का प्रतिनिधि चरित्र सिद्ध करते हैं, जो मूलतः सामान्य किसान का प्रतिनिधि है, और साथ ही कुछ अपनी विशेषताएं भी है जो हर व्यक्ति में मौजूद होती है। तो आप इस तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। आपको अगर कुछ सुधार करने हो तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने एक और चीज़ लगा के रखा हुआ है, ये देखिए, होरी का चरित्र चित्रण अगर आपको और विशेष उसमें लिखना हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो। कृषक जीवन का वो प्रतिनिधित्व है, कर्ज के शोषण का शिकार भी है, मर्यादा का वो रक्षा करता है, परिश्रमी भी है, ठीक है, व्यवहारिक है। व्यवहारिक क्यों है, क्योंकि वह जमींदारों से मिलने का ही फल है कि वह बड़े बड़े महतों उसके इज्जत करते हैं, इसीलिए, ठीक है। और व्यवहारिक क्यों है, जब होली और भोला का प्रसंग वो जब मिलते हैं दोनों राय साहब के यहाँ जाते हुए, जब आप बुक पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा, तो वहाँ पर आप इसका व्यवहारिकपन देख सकते हैं। फिर भाग्यवादी भी है, भाग्यवादी क्यों है, तो कि बड़े छोटे भगवान के घर से ही बनकर आते हैं, ये उसका कथन है। फिर यथार्थवादी भी है, मर्यादावादी, सॉरी, यथार्थ नहीं, ये मर्यादावादी है। क्यों, क्योंकि परिवार की मर्यादा को बचाने के लिए पंचायत का दंड सहता होता है और दरोगा का फटकार भी सहता है। पंचों के आगे विवश भी होता है। और उसके बाद मर्यादावादी क्यों है, दमड़ी बसोड़ा जो था, उन जब वो दुर्व्यवहार करता है, इनके बहू जो हीरा की पत्नी होती है, तुम्हारी इतनी है ना मजाल कि मेरी बहू पर हाथ उठाओ, है ना, अलग है तो क्या हुआ, अब है तो एक ही खून के, वो वहाँ पर इसका, इसलिए मर्यादावादी। संवेदनशील भी है, क्यों, क्योंकि भाई हीरा और सोया द्वारा उपेक्षित है। फिर झुनिया के लिए समाज से पंगा भी लेता है। डर मत बेटी, ये वाला कथन आपको यहाँ पर यूज करना, ये सब इसकी चारित्रिक विशेषताएं हैं, ठीक है। आप चाहो तो इनमें से भी कुछ कुछ पॉइंट को उठाकर वहाँ पर लिख सकते हैं ताकि आपका उत्तर जो हो और बेहतर हो। चलिए, इसके बाद जो है आपका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलिए इसके बाद देखिए जो प्रश्न है वो है कि भारत की, एक सेकंड में कलर चेंज कर लूँ, भारत की मध्यपाषाण शिला कला न केवल उस काल के सांस्कृतिक जीवन को बल्कि आधुनिक चित्रकला से तुलनीय परिष्कृत सौंदर्यबोध प्रतिबिंबित करती है। इसका समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। देखिए, जब आपको इस प्रश्न का उत्तर दो, यहाँ सबसे पहले तो मध्यपाषाण शिला कला के बारे में आपको बताना है, ठीक है। फिर उसका क्या सांस्कृतिक जीवन और उसको आधुनिक चित्रकला से तुलना करके बताना है। तो जब आप भूमिका लिखें, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ भूमिका इसका कैसे लिखें, या परिचय आप बोल सकते हो उसको। देखिए, भूमिका जब आपको लिखना हो तो आप यहाँ पर चित्रकला का सामान्य सा परिचय देते हुए जो ये मध्यपाषाण काल का जो प्रागैतिहासिक काल से जोड़ करके आप यहाँ पर बता सकते हैं। आप परिचय इस तरह से बता सकते हैं कि चित्रकला कला के सर्वाधिक कोमल रूपों में से एक है। प्रागैतिहासिक काल में जब मनुष्य गुफाओं में रहता था
तब उसने अपनी सौंदर्यपरक सृजनात्मक प्रेरणा की अभिव्यक्ति के लिए शैलाश्रयों का सहारा लिया। आप इस तरह से भूमिका बता सकते हैं। फिर जब आप इसका मुख्य भाग में आएंगे तो मुख्य भाग में आपको क्या करना है, दो भाग में इसको डिवाइड करके पॉइंट शैली में लिखना है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि मध्यपाषाण काल का जो चित्रकला है उसके बारे में बताना है। ठीक है, पहला भाग में आप बताएंगे मध्यपाषाण काल का चित्रकला के बारे में आपको बताना है। ठीक है, इसके बारे में बताने के बाद फिर जब आप दूसरे मतलब पार्ट में आप बताइए इस टाइम का मध्यपाषाण काल और उसके बाद आधुनिक, इन दोनों का आपको क्या करना है, तुलना करना है। ठीक है, फिर आपको क्या लिखना है, निष्कर्ष लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, मध्यपाषाण काल के चित्रकला के बारे में आप क्या क्या यहाँ पर लिखेंगे। तो आप बताइए कि मध्यपाषाण काल के चित्रकला का साक्ष्य जो है वो मध्य भारत की जैसे कैमूर हो गया, विंध्य पहाड़ी हो गया, कर्नाटक का जो कडप्पा जिला है, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे कुछ स्थान है वहाँ के गुफाओं से हमें इसका हमें प्रमाण मिलता है। और इनसे प्राप्त जो चित्र है उसमें क्या है, यथार्थवादी है वो, है ना, जिसमें कि वन्यजीव, युद्ध, शिकार, इन सब के चित्रों या फिर दृश्य का चित्रण किया गया है। यह कला शिला कला के लिए एक गौरवशाली अध्याय माना गया है। फिर आप इसके विशेषता के बारे में बताइए, मध्यपाषाण काल में जो ये सब चित्रकला मिला उसका विशेषता बताइए। विशेषता कैसे कि शैल चित्रों का विशेषता क्या है कि वो उसमें विविधता है। विविधता क्यों है, क्योंकि जिसमें मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को यहाँ पर सूक्ष्म रूप से अंकित किया गया है। कैसे, तो शिकार, नृत्य का दिखाया गया है, मानव का चित्र बनाया गया है, जैसे पशु पक्षी, बालक के जन्म, पोषण, भरण, उत्सव, युद्ध, इन सब का चित्रण किया गया है। और ये सभी दृश्य जो है रंगे हुए हैं, जैसे गेरुआ, लाल, सफ़ेद, हरा, पीला, प्राकृतिक रंगों, इन सब का प्रयोग किया गया है। और ये जो शैल चित्र है, शैल चित्र मध्यपाषाण के लोगों के रहन सहन, जिसमें कि आकेटक और असुरक्षित जीवन शामिल है। ठीक है, सीमित रंगों के प्रयोग भी है, भावी पीढ़ी के जीवन की क्रियाओं व यथार्थवादी दृष्टिकोण से भी हमें ये क्या कराते हैं, परिचित कराते हैं। सब आपको इस वाले पार्ट में मध्यपाषाण काल चित्रकला में आपको लिखना है। ठीक है, फिर आप इसमें बताइए कि इससे स्पष्ट पता चलता है कि मध्यपाषाण कालीन मनुष्यों ने सौंदर्यपरक बोध का विकास कर लिया, क्योंकि वे ज़्यादातर चित्रों के केंद्र में मनुष्य के चारों और प्रकृति को रखकर दिखाया गया है। फिर जो है सेकंड पार्ट में आप आधुनिक काल के साथ इसका तुलना कीजिए। तो आधुनिक काल के साथ कैसे करेंगे, तो आप बताइए कि भारत की आधुनिक चित्रकला, जिसमें जैसे राजा रवि वर्मा, अमृत शेरगिल, नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर आदि के द्वारा बनाए गए चित्रों में व्यापक सांस्कृतिक और परिष्कृत सौंदर्यबोध के दर्शन होते हैं। तथापि इनकी तुलना पाषाणिक चित्रों से भी की जा सकती है, जहाँ पाषाणिक चित्रकला जीवन के विभिन्न पक्षों एवं आदर्शों की व्याख्या करती है, यानी लोगों के दिनचर्या, सामाजिक जीवन के बारे में बताती है। वहीं आधुनिक चित्रकला भी विभिन्न पक्षों को की तुलना में सौंदर्य पक्ष पर भी विशेष ध्यान देती है। आधुनिक चित्रकला भी विभिन्न नियमों से बंधे होने के कारण जहाँ इनकी स्वयं की मौलिकता समाप्त हो जाते हैं, वहीं मध्यपाषाण काल की चित्रकला नियमों से बंधे न होने के कारण उसमें उन्मुख प्रवृत्ति होती है। फिर आप इसमें निष्कर्ष बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, ये वाला। चलिए अब इन प्रश्नों का कुछ देख लेते हैं, फिर इन पे चर्चा करेंगे। इन वाले प्रश्नों पर पहले देख लेते हैं कि किसने किसने इसका उत्तर लिख करके सेंड किया हुआ था। ये निबंध है, गोदान मनुष्यों की नहीं मनुष्य के विचार की कथा है। ये मैंने चेक कर दिया था और इसमें बताया था कि आपको क्या क्या यहाँ पर सही करना है। ठीक है, ये वाले मैंने चेक कर दिया हुआ था, तो इसको तो अभी नहीं करेंगे। ये है इनका सुमन पल का। चलिए इनका उत्तर नहीं देखे थे, इनको देखते हैं। गोदान मनुष्यों की नहीं मनुष्य की कथा है,
यह कथन गोदान के संदर्भ में एकदम सटीक है, क्योंकि यह पूरी कथा मनुष्यों की नहीं, केवल एक मनुष्य होरी के इर्द गिर्द घूमती है। चलिए, परिचय आपने ठीक ठाक दिया हुआ है। गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है, जिसे 1936 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें प्रेमचंद ने आम मानव को अपने कथा में नायक के रूप में चित्रित किया है। इसलिए होरी के चरित्र चित्रण को देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपका प्रवाह का भी कमी है, प्लस कंटेंट के जगह पे कुछ अनावश्यक चीज़ें भी है। जैसे आप यहाँ पर जो वाक्य संरचना है, ठीक है, वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसको आपको सुधार करना पड़ेगा। उपन्यास है जिसे 1936 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें प्रेमचंद ने आम मानव को अपने कथा में नायक के रूप में चित्रित किया है। इसलिए अलग नहीं लिखिए, एक साथ में लिखिए, होरी के चरित्र चित्रण को देखते हैं। इसलिए होरी के चरित्र चित्रण को देखते हैं, इसलिए होरी के चरित्र की विशेषताओं पे विचार करते हैं या देखते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखिए यहाँ पर। होरी दयनीय और संघर्षपूर्ण गाथा कही गई है। आपको देखिए, परिचय में यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कुछ आलोचकों का, ठीक है, उसका वर्णन कीजिए जो मैंने आपको फॉर्मेट दिया हुआ है। फिर जो ये कथन है, उस कथन का आपको अर्थ स्पष्ट करना है, ये चीज़ दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है। और फिर आप बताइए कि ये मनुष्यों की नहीं, जबकि मनुष्य की कथा है, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये परिचय में ही आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। मानवता और साहस का प्रतीक है, चलिए ये ठीक है, मानवता कथन यूज करना है आपको यहाँ पर। होरी के चरित्र में मानवता और साहस का अपूर्ण समन्वय है। वह ईमानदार होने के बावजूद गरीबी में जीवन यापन करता है। ऐसी कई घटनाएं हैं जिसमें होरी की मानवता और साहस परिलक्षित होती है। जैसे जब उसके भाई ने उसके गाय को जहर देकर मार दिया तो उसने, ठीक है, ये आपका गोबर के कृत्यों का भार अपने पर लेकर मानवता का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। वह शोषणग्रस्त वस्तु मानवता है। ठीक है, भातृत्व प्रेम भी है। होरी के चरित्र में भातृत्व प्रेम परिलक्षित होता है। होरी का सुख दुख में सहभागी बनना चाहता है, ये भी ठीक है। देखिए, आपने एक भी है ना जो कथन या फिर उदाहरण आपको बुक में मिलते हैं उसका प्रयोग करना है। जो मैंने मॉडल आंसर दिया हुआ है उसमें आप लोग देखिएगा। भाग्यवादी है, वह अपनी गरीबी को पूर्व जन्म का अभिशाप मानता है। इस कथन पर होरी की भागीदारी विचारधारा परिलक्षित होती है। ठीक है, वह बात नहीं है बेटा छोटे बड़े भगवान के। चलिए, ये कोटेशन आपका अच्छा है। निर्धनता, होरी का पूरा जीवन, इस तरह से पॉइंट शैली में मत लिखिए। मैंने पहले भी कहा था कि पॉइंट शैली पॉइंट दे करके ऐसे मत लिखिए, पैराग्राफ फॉर्मेट में ही इसको लिखिए। ठीक है, और पैराग्राफ में कैसे लिखें तो इस चीज़ का एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कि किस तरह से पैराग्राफ फॉर्मेट में कोटेशन के साथ यूज किया जाता है। तो आपको इसी तरह से लिखना है। ठीक है, पॉइंट डाल के नहीं लिखनी है। क्लियर। फिर देखिए, इसके अतिरिक्त व्यवहार कुशल, संघर्षशील, सहनशील, भाव पर परीक्षित होते हैं। समस्त परेशानियों, ठीक है, आंसर होगा, के बाद भी वह अपने में हार नहीं मानता है। चलिए ठीक है, आपने अच्छा प्रयास किया हुआ है। ठीक है, आपका उत्तर ये। ठीक है, थोड़ा और सुधार करिए, जो मैंने वहाँ पर मॉडल आंसर में बताए हुए उन सब पॉइंट को समाहित करने का प्रयास करिए। चलिए ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं गोदान उपन्यास में होरी का चरित्र एक सामान्य ग्रामीण किसान का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपने जीवन के संघर्षों और चुनौतियों का सामना करता है।
सामना करता है। होरी की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है। पहले आपको जो मैंने सबको बोल रहा हूँ आप इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए, आलोचक के नाम के बारे में बताइए, उनका क्या मानना है, फिर आप इस तरह से चीज़ों को लिख सकते हैं। ये पॉइंट चलिए हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये पॉइंट नहीं डाल के लिखना है, जैसे मैंने बताया पैराग्राफ में उसी तरह से आपको आंसर लिखनी है। फिर देखिए पॉइंट तो आपका ठीक है, संघर्ष है, दृढ़ता है, पारंपरिक मूल्यों का पालन करता है, ठीक है। ये भी संवेदनशील, दया है, ईमानदारी, सत्यवादी, एक निष्ठा भी है, सादगी, सरलता भी है उसके अंदर। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर वही क्विटेशन वगैरह आपको यूज करना है, जैसे उन्होंने किया हुआ था, सुमन पल जो उनका नाम है, उसी तरह से आपको भी करना है, ठीक है। आराधना, अब तो किन्हीं का नहीं है। चलिए अब ये पाषाण काल वाला देख लेते हैं इनका। भारत की पाषाण कला, शिला कला महत्व न केवल सांस्कृतिक जीवन का प्रतिबिंब के रूप में है, बल्कि इसका सौंदर्य आधुनिक बोल के तुलनीय भी है। परिष्कृत तकनीक, मध्यकाल में शिला का उपयोग की जाने वाली तकनीकी अत्यधिक परिस्थिति व कलाकारों के कौशल और को दर्शाती है। सौंदर्यबोध, मध्यपाषाण शिला कला में प्रयोग किए जाने वाले रूप, आकार और अलंकार आधुनिक चित्रकला से तुलनीय है। सांस्कृतिक प्रतिबिंब, मध्यपाषाण शिला कला सांस्कृतिक जीवन का प्रतिबिंब जो उस काल के धार्मिक सामाजिक इसको बताता है। समयतीय महत्व, मध्यकालीन शिला कला का महत्व उस समय के साथ कम नहीं हुआ बल्कि आज भी, चलिए ठीक है। निष्कर्ष, मध्यपाषाण कला शिला न केवल सांस्कृतिक जीवन प्रति बल्कि इसका सौंदर्य भाव आधुनिक चित्रकला तुलनीय है। यह टिकरी मध्यपाषाण शिला कला का महत्व करती है और इसके समय क्या लिखे हैं, अच्छा से लिखिए, ठीक है, महत्व को स्थापित करती है। देखिए बहुत सारे पॉइंट छूटा हुआ है, जो मैंने कहा वो सारे चीज़ें यहाँ पर नहीं है, तो आपको वो सब चीज़ लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल देना पड़ेगा। जैसे यूपी, कर्नाटक, इन सब एरिया में शैलाश्रय मिला हुआ, उसको बताना पड़ेगा। उन शैलाश्रय जो वो चित्र बने हुए हैं वो किन भावों को व्यक्त करते हैं वो भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं हो पाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, जो मैंने बोला हुआ है ना, आप उनको एक बार कॉपी में लिखिएगा, फिर उसके बाद देखिएगा कि उत्तर किस तरह से बनता है, ठीक है। और उसके बाद इसको मिलाइए। अभी बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है इसमें, एक भी एग्जाम्पल वगैरह नहीं है। ऐसे सामाजिक राजनीतिक ये लिखने से नहीं होगा आंसर सटीक। ये तो आज का है। चलिए ये देख लेते हैं, चित्रकला अभिव्यक्ति का माध्यम है। यह कला के सबसे कोमल रूपों में से एक है। जब मानव में ने गुफाओं में रहना आरंभ किया था तब अपनी सौंदर्य, ये ठीक है आपका। फिर जो मध्यपाषाण काल की कला का साक्ष्य कैमूर के पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, हाँ ये आपका उत्तर अच्छा है, ठीक है, प्राप्त हुआ है। प्राप्त चित्र अधिकांश यथार्थवादी या मानव के इर्द गिर्द घूमते प्रकृति, चलिए ये बढ़िया आपका पॉइंट है, गुड। ये किन का कॉपी है देख लूँ जरा मैं, सुमन पल, ये आपका अच्छा उत्तर है सुमन। इन शैलों के चित्र में विविधता है, इसमें सामाजिक जैसे सभी पर तो करता है, युद्ध, पशुपालन, ठीक है। इन दृश्यों में कौवा, सफ़ेद, ये सब बहुत बढ़िया। यदि भारत की आधुनिक चित्रकला को देखें तो उस सब ये दार्शनिक एकदम बहुत बढ़िया है। ये भिन्नता मौजूद है, मध्यपाषाण काल में अधिक केंद्रित, उसके विपरीत सौंदर्य, चलिए अच्छा उत्तर है ये आपका। अब जो है सिर्फ आज के प्रश्न बचे हुए हैं, चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों का उत्तर कि आज का कौन कौन सा प्रश्न है आपका। देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला जो आपका प्रश्न है वो है कि वास्तव में हिंदी
उपन्यास का प्रारंभ प्रेमचंद से होता है, इस कथन का समीक्षा करना है। देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा इसका उत्तर जो लिखेंगे। आप थोड़ा सा शुरुआत कर दीजिए, जैसे आप बताइए कि प्रेमचंद के आगमन तक या उससे पहले जो उपन्यास, हिंदी में उपन्यास रोमांच, काल्पनिकता और नैतिक उपदेश से भरा होता था, लेकिन प्रेमचंद ने पहली बार उपन्यास परंपरा को जो है सामाजिक यथार्थ से जोड़ा, और यही कारण है कि उनके आने के बाद ही मतलब हिंदी उपन्यास का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी दे सकते हैं उस टाइम का, जैसे देवरानी जेठानी की कहानी, भाग्यवती उस टाइम का लिखा गया, और उस टाइम पे जो लिखे जाते थे अय्यारी, तिलसम प्रधान या जासूसी प्रधान, ये सब तरह के उपन्यास लिखे जाते थे। ठीक है, आप इस तरह से छोटा सा दे करके इसका आप प्रारंभ कर सकते हैं उत्तर। फिर आप यहाँ पर आप बताइए कि ये सब तो पहले था, ठीक है, प्रेमचंद के आने से पहले। फिर जो है उपन्यास जो है किस तरह का लिखा जाने लगा बाद में, हिंदी उपन्यास का जो विकास। चाहे तो आप एक पैराग्राफ छोटा सा आप इसमें भी लिख सकते हैं कि जैसे सुधारवादी उपन्यास लिखा गया था, मनोरंजन प्रधान लिखा गया था, ऐतिहासिक उपन्यास लिखा जा रहा था। तो इन सब के बाद जब फिर प्रेमचंद जी आते हैं, तो प्रेमचंद के आने के बाद फिर उसके कथा वस्तु यानी कि एक तो संवेदना के स्तर पे और दूसरा शिल्प के स्तर पे किस तरह से बदलाव होता है, आप इसको बताइए। फिर देखेंगे कि आपका इस प्रश्न का डिमांड पूरा हो जाएगा कि वास्तव में हिंदी उपन्यास का प्रारंभ प्रेमचंद से होता है। हाँ, क्योंकि उन्होंने संवेदना और शिल्प, इससे पहले संवेदना और शिल्प कैसा था, अब प्रेमचंद के आने के बाद संवेदना और शिल्प में किस तरह का परिवर्तन हुआ, और इन्हीं परिवर्तनों के कारण जो है मतलब इन्हीं परिवर्तनों के कारण हिंदी उपन्यास का प्रारंभ प्रेमचंद से माना जाता है। आप इस तरह से बताइए। तो आप लिख सकते हैं कि जैसे मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ इसका उत्तर, कि हिंदी उपन्यास की परंपरा कई स्तरों पर परिमार्जित किया। जैसे कि आप एक प्रेमचंद का जो कोटेशन है आप ये भी यूज सकते हैं कि उपन्यास की कर्मभूमि ही नहीं बदली बल्कि उनका कायाकल्प भी कर दिया। ठीक है, आप इससे भी डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब या फिर बीच में यूज कर सकते हैं। फिर कैसे उन्होंने कर्मभूमि ही नहीं बल्कि उनका कायाकल्प किया, तो एक तो उद्देश्य को लेकर के, फिर विषय वस्तु के स्तर पे, फिर उपन्यास का जो दृष्टिकोण है उसके स्तर पे उन्होंने बदलाव किया। ठीक है, फिर आप बताइए शिल्प के स्तर पे, भाषा शिल्प में कौन कौन से स्तर पे बदलाव किया, तो भाषा के स्तर पे, घटनाओं के स्तर पे उन्होंने, और साथ में पात्रों के स्तर पे उन्होंने परिवर्तन किया। ठीक है, और इसी कारण से माना जाता है कि हिंदी उपन्यास का प्रारंभ प्रेमचंद से होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से बता करके उसका उत्तर कर सकते हैं। फिर आप चाहें तो आप ये भी बता सकते हैं कि गोदान मतलब जो प्रेमचंद ने है सेवा सदन से अपना उपन्यास लिखना प्रारंभ किया था, और गोदान तक आते आते उसमें किस तरह से परिपक्वता भी आई, ये भी आप बता सकते हैं। फिर गोदान का इनका मानना ये भी था कि कोई भी साहित्यिक विधा जो है वो मनोरंजन के लिए नहीं वरना मानव जीवन की शक्ति और सुंदरता प्रदान करने वाले सौदेश्य से रचना चाहिए, यानी कि उसको समाज से जोड़ना चाहिए। और जो सामाजिक ऐतिहासिक नहीं तत्कालीन सामाजिकता को उन्होंने क्या किया, अपने इसमें जोड़ा, अपने उपन्यास में उसको आश्रय दिया, उनको जगह दिया उन्होंने। फिर आप बताइए कि उस समय प्रेमचंद के समय जैसे सामाजिक समस्या, पराधीनता, जमींदार, पूंजीवादी, सरकारी कर्मचारी द्वारा किसानों का शोषण, निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास, दहेज कुप्रथा, नारी की स्थिति, बाल विवाह, विधवा संप्रदाय, अस्पृश्यता, मध्यम वर्ग, दलित, ये सारी चीज़ें थी। तो इन सब को उन्होंने अपने उपन्यास में जगह दी। आप कुछ उपन्यासों का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे कायाकल्प सांप्रदायिकता की समस्या को दिखाया है, निर्मला जो उनका उपन्यास है उसमें अनमेल विवाह की समस्या को बताया गया है। उसके बाद गोदान आते आते गोदान में लगभग हर तरह की समस्याओं को उन्होंने एक साथ एक ही पुस्तक में डाल दिया है। ठीक है, तो आप इन कथानक के स्तर पे इस तरह का बदलाव हुआ, मतलब संवेदना के स्तर पे। ठीक है, संवेदना में कथानक आ जाएगा, तो आप ये सब बता सकते हैं। इसलिए प्रेमचंद के आने के बाद जो है आप बता सकते हैं कि के बाद ही उपन्यास का क्या होता है, प्रारंभ होता है। ठीक, तो ये हो गया। फिर देखिए इसके बाद जो आपका फिर प्रश्न है वो है भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया, ग्रीस की सभ्यताओं
से इस बात से भिन्न है कि वह भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिलक्षित की गई है। टिप्पणी करना है आपको इस पे, ठीक है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? अगर मान लीजिए इसका आपको उत्तर लिखने के लिए बोला जाए तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आप बताइए कि मिस्र और मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यता के बारे में बताइए, और उसके बाद जो है आपको इसमें बताना है कि विषय वस्तु, इसके मुख्य भाग में आप बताइए कि भारत की जो प्राचीन सभ्यता की तुलना अन्य सभ्यताओं से करिए। मतलब जो प्राचीन सभ्यता जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका तुलना आप मिस्र, मेसोपोटामिया या ग्रीस की सभ्यताओं से करना है मुख्य भाग में। फिर जो है आपको दूसरे पैराग्राफ में आप बताइए कि भारतीय सभ्यता, जो भारत की जो प्राचीन सभ्यता थी, आप उसके बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का इस प्रश्न का आपका फॉर्मेशन होगा। फिर ठीक है, परिचय में बताइए कि मिस्र, मेसोपोटामिया, ग्रीस या प्राचीन भारतीय की सभ्यता विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। भारत की प्राचीन सभ्यता से अलग विश्व की ये प्राचीन सभ्यताएं या तो नष्ट हो गई या प्रतिस्थापित हो गई, लेकिन भारत की प्राचीन सभ्यताएं आज भी हमारे परंपराओं में जीवित है, परिलक्षित होती हुई दिखाई पड़ती है। आप इस तरह से परिचय बता सकते हैं। फिर तुलना करिए कि मिस्र की प्राचीन सभ्यता में लोग प्रकृति पूजक थे, बहुवादी थे, लेकिन वर्तमान में यहाँ इस्लामी एकेश्वरवाद आ चुका है। इसी प्रकार मम्मी के रूप में शवों को संरक्षित करने की विधि, अन्य कलाएं लुप्त हो चुकी है, लेकिन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वर्तमान समय तक मातृदेवी, पशुपति देवी देवता, इन सब का पूजा आज भी जारी है। साथ में वैदिक सभ्यता के जो धार्मिक कर्मकांड था, यज्ञ, हवन, ये सब भी आज प्रचलित है ना। आप इस तरह से इसका उत्तर बताइए। फिर मेसोपोटामिया के बारे में बताइए, आप फिर मिस्र के बारे में बताइए। मुख्य भाग में आपको 3 कालखंड में 3 पॉइंट को अलग अलग से बताना है। एक तो मिस्र के साथ तुलना कीजिए भारतीय सभ्यता का, फिर मेसोपोटामिया के साथ तुलना करिए, और फिर आपका एक और जो है ग्रीस के साथ तुलना करिए, ठीक है। इन तीनों के साथ करने के बाद फिर आपको दूसरे या तीसरे चौथे पैराग्राफ जो भी आएगा उसमें आप बताइए कि प्राचीन सभ्यता के बारे में, जो भारत का प्राचीन सभ्यता है उसके बारे में बताइए, ठीक है। और ना जाने प्राचीन, आप इस तरह से बताएं कि भारतीय सभ्यता में धर्म, रीति रिवाज, परंपरा का अद्भुत समन्वय है। भारत में प्राचीन काल के खान पान, पहनावा, श्रृंगार, ये सब आज भी भारतीय संस्कृति में निहित है, और या फिर इनका छाप छोड़ा हुआ है। रीति रिवाज, परंपरा लोगों की जीवन शैली का भाग है। इसी कारण विदेशी लोग या धर्म, परंपरा जो भी यहाँ पर आए, वो इनमें क्या हो गए, समाहित होते चले गए, ठीक है। तो आप इस तरह से बता के फिर आप निष्कर्ष बताइए कि भारतीय संस्कृति अपने में सहिष्णुता, आध्यात्मिक और भौतिकवाद से अद्भुत सामंजस्य, नैतिकता और वसुधैव कुटुंबकम के भाव को संजोए हुए है। आप इस तरह से इसका निष्कर्ष बता सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं आप में से किन्हीं का 2-3 का उत्तर आया हुआ है। भारत की प्राचीन सभ्यता का उद्गम सिंधु घाटी सभ्यता से हुई है। देखिए हर जगह कोमा आपने यूज किया हुआ है, यहाँ पर होगा। इसी तरह ग्रीस, मेसोपोटामिया एंड, ये इंग्लिश का आप नहीं लिख रहे हैं आंसर, यहाँ पर और का यूज कीजिए, ठीक है। एंड का प्रयोग नहीं करना है। मिस्र में भी अलग अलग नदियों के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ। जिस तरह धीरे धीरे मिस्र, ग्रीस आदि सभ्यताओं की परंपरा का, ये क्या लिखे हैं समझ नहीं आ रहा है, अंत हो गया, लेकिन भारत की प्राचीन सभ्यता आज भी प्रचलित है। चलिए ठीक है, आज भी प्रचलित है। फिर भारत की प्राचीन, देखिए कम से कम एटलीस्ट फ़ोटो तो सही से खींच के सेंड किया कीजिए ताकि अच्छे से चेक कर पाऊँ। हड़प्पा सभ्यता, ये एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ जो संस्कृतियाँ आज भी हमारे में विद्यमान है, भारत की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि संस्कृतियाँ मिस्र की सभ्यताएँ ग्रामीण सभ्यताएँ थी और नील नदी के आसपास उद्गम हुआ था। मिस्र की सभ्यताएँ पहले प्रकृति पूजक बौद्धवाद थे, अब इस्लामी एकेश्वरवाद हो गया, ठीक है। भारत में प्राचीन काल से ही देवी देवताओं की पूर्ण होती थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता पहले से ईसाई धर्म पर आधारित है। भारत की सभ्यता जिसकी खोज 1921 में हुई थी, उत्खनन से प्राप्त हुई, जो आज भी सभ्यता में
मेल जोल खाती है। भारतीय संस्कृति अपने सहिष्णुता, आध्यात्मिक, भौतिकवाद आदि गुणों से आज भी भंग न हुई है। भारतीय सभ्यता को वसुधैव कुटुंबकम आज भी संजोए हुए रखा हुआ है। देखिए आपने जो लिखा हुआ है थोड़ा सा कंटेंट आपका सही है और सुधार करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा ना इस तरह से इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे इस प्रश्न का आपने उत्तर लिखा हुआ है, आप इसमें कैसे अच्छा कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं तो आप क्या करिए, इसमें ऐसे ये बना सकते हैं ना आप इधर बता दीजिए भारतीय संस्कृति, ठीक है, या भारतीय सभ्यता, भारतीय या फिर भारतीय प्राचीन सभ्यता, एक लाइन, और इधर कर दीजिए मिस्र की सभ्यता। बन गया। फिर आप दूसरा पैराग्राफ में आप इस तरह से तुलना करिए, क्योंकि जीएस में तो आपका पॉइंट शैली में आप यूज लिख सकते हैं। फिर आप दूसरा वाले में भारतीय प्राचीन सभ्यता और इधर का आप कर लीजिए मिस्र का, है ना। फिर जो है तीसरे वाले में आप इस तरह से कर लीजिए, इधर भारतीय और उसके बाद इधर क्या था, एक और जो आपका प्रश्न में था, एक और आपका है मेसोपोटामिया, ठीक है। तो मेसोपोटामिया के साथ तुलना कर लीजिए। और उसके बाद जो है फिर आप अगले वाले पॉइंट में आप फिर जो भारतीय सभ्यता है उस पर क्या कीजिए, चर्चा करिए। चर्चा मतलब इसकी थोड़ा सा विशेषता के बारे में बता दीजिए, उसके बाद आगे में, ठीक है। फिर आप निष्कर्ष लिखिए, ठीक। तो इस तरह से उत्तर को सही से आप पॉइंट शैली में इस तरह से तुलना, ताकि क्या हो, ये उत्तर आसान, क्योंकि ये तुलनात्मक रूप से प्रश्न है तो आपको इस तरह से बनाना चाहिए, बना करके लिखेंगे तो अच्छा होगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि इसमें एक डायग्राम किस तरह से बना करके हम तुलना करके इसका उत्तर लिख सकते हैं। चलिए ये एक और प्रश्न है, ये हिंदी साहित्य का है उत्तर। वास्तव में हिंदी उपन्यास का विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, जब भारत में आधुनिक शिक्षा और जागरूकता बढ़ने लगी। यह कहना उचित नहीं में यहाँ पर आंसर दीजिए इस तरह से है कि हिंदी उपन्यास का प्रारंभ प्रेमचंद से है। यह कहा जा सकता है कि प्रेमचंद के आने से उपन्यासों को एक नई दिशा मिली, ठीक है, एक नई दिशा मिली। थोड़ा सा आप यहाँ पर सुधार करिए और परिचय को और आप अच्छा बना सकते हैं। मैंने बता दिया है कि आप कैसे अच्छा बना सकते हैं कि प्रेमचंद से पहले जो उपन्यास था उसमें रोमांस, काल्पनिकता और नैतिक उपदेश से भरा हुआ था, लेकिन प्रेमचंद ने उपन्यास को सामाजिक यथार्थ से जोड़ा, इसलिए, और उन्होंने कथानक मतलब संवेदना और शिल्प के स्तर पे बदलाव किया। या फिर आप ये वाला कथन भी यूज कर सकते हैं, उन्होंने सिर्फ कायाकल्प ही नहीं किया बल्कि उसके कर्मभूमि भी बदल डाली, ठीक है। शुरू के उपन्यासों में तिसरेस लाश जैसे पाश्चात्य शैली का प्रयोग होता था। प्रेमचंद के लिखने के बाद अपने 20 वर्षों के लेखन काल में हिंदी उपन्यास परंपरा में आमूलचूल परिवर्तन किए तथा देखते ही देखते उपन्यास को जीवंत बना दिया। सामाजिक दस्तावेज, ठीक है। पश्चिम में जो संक्रमण काल 125 वर्षों के दौरान फैला था, वह हिंदी में 35 वर्षों में, एग्जैक्ट 35 नहीं, ठीक है, 30 आप लिख सकते हैं, 20, 25, 30 लगभग इतने वर्षों में आप बता सकते हैं पूरा हो गया। प्रारंभ में प्रेमचंद नवाब राय के नाम से लिखते रहे, प्रेमा, वरदान और इसके बाद प्रेमाश्रम, गोदान, गबन जैसे लिखे। हिंदी उपन्यासों को प्रेमचंद का योगदान सबसे, उन्होंने उपन्यास के उद्देश्य में परिवर्तन किया। पहले के उपन्यास में मनोरंजन, हाँ ये ठीक है, उद्देश्य में परिवर्तन किया। दूसरा, उन्होंने विषय वस्तु के स्तर पर परिवर्तन किया। उन्होंने बताया कि ऐतिहासिक उपन्यास इससे भरा हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल दे दीजिए कि किस तरह से विषय वस्तु के स्तर पर उन्होंने बदलाव किया। शिल्प के स्तर पर परिवर्तन किए, जैसे पात्रों में परिवर्तन किया। प्रेमचंद के पहले उपन्यास में चरित्र प्रधान रचनाओं की कोई परंपरा नहीं थी। उसी समय जयशंकर प्रसाद जिस चरित्र प्रधान रचनाओं की ओर से, इतना काटकुट मत कीजिए, ठीक है, ये ओवर राइटिंग अच्छा नहीं है हिंदी साहित्य में, थोड़ा और आप इसमें सुधार कर सकते हैं। प्रेमचंद ने भाषाओं के स्तर पर काम किया, जैसे पहले खड़ी बोली में लिखे गए उपन्यास थे, तथा घटनाओं के स्तर पर प्रेमचंद ने न तो रोमांचक उपन्यास की तरह भीड़ इकट्ठा किया, उसके यहाँ घटनाएं सामाजिक स्थितियों की प्रतीक बनकर उभरी। देखिए आपने यहाँ तक कुछ और लिखा है, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर क्या होनी चाहिए, कनेक्टिंग होना चाहिए, तो आप इसको सुधार करिए यहाँ पर।
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रेमचंद ने उपन्यास में कि शिशु परंपरा को उठाकर परिपक्वता के शिखर पर पहुंचा दिया जो एक शताब्दी में होना था। अच्छा है उत्तर, अच्छा प्रयास है कि आपने वो सारे पॉइंट बताए हैं जिस कारण से प्रेमचंद के आने के बाद ही वो चीज़ें शुरू हुई, लेकिन आपको इसको लिखने की कला विकसित करनी है। ठीक है, कि आप इसको किस तरह से और अच्छे से लिख सकते हो। पॉइंट आपका ठीक है शिल्प के स्तर पे और इस तरह के स्तर पे। हिंदी उपन्यास के इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांट के देखा सकता है: प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद्र युग। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास उपदेशात्मक, सुधारात्मक एवं मनोरंजन प्रधान लिखे जाते थे, जैसे देवकीनंद खत्री के उपन्यास चंद्रकला। ये आपका ठीक है, अच्छा ये गुड है ना, तुलना किया आपने। तो वहीं प्रेमचंद के उपन्यास में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद देखने को मिलता है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में आम जनता की समस्याओं को केंद्र में रखा। उन्होंने चरित्र को इस प्रकार उभारा है, केंद्र में रखा। आप बता सकते हैं कि यहाँ पर सामाजिक समस्याओं को उसमें उभारा। ठीक है, जो कुछ भी कर सकता है वह आम आदमी। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में लगभग सभी समस्याओं को उभारा है, जैसे सेवा सदन में सुमन के माध्यम से वेश्याओं की समस्या। ठीक है, ये आपका अच्छा है। भ्रष्टाचार कर्मभूमि में, ये सारा आपने लिख दिया, कुछ कुछ लिखिए। ठीक है, सब मत लिखना। निकाल कर गोदान उपन्यास में होरी धनिया, इसको अलग समस्याओं में दिखाया गया है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यास की भाषा फारसी या संस्कृत न रखकर हिंदुस्तानी शैली में अपनाई, जो आम नागरिकों को पढ़ने और समझने में सहायक सिद्ध हुई। इन्होंने मनोविज्ञान का अपने उपन्यास में सुंदर प्रयोग किया, जिससे प्रेमचंद के उपन्यासों एल्बम की संख्या। प्रेमचंद युग में जैनेंद्र ये सब भी हुआ लेखक, किंतु उपन्यास ने जहाँ से अपना उपन्यास लेखन की शुरुआत की वहाँ यथार्थवाद जैसा कोई उपन्यास नहीं था। सबसे पहले प्रेमचंद ने ही इस परंपरा का शुरू किया, आम आदमी और उनकी समस्याओं को केंद्र में रख करके लिखना प्रारंभ किया। इसलिए यह कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं लगता कि वास्तव में हिंदी उपन्यास का प्रारंभ प्रेमचंद से ही होता है। ठीक है, ठीक है उत्तर, ठीक है, लेकिन उतना भी परिपक्व नहीं है। जो प्रश्न का डिमांड है, आपने प्रयास अच्छा किया हुआ है, लिखा भी है। आप जैसे जो शिल्प है इसका है ना, शिल्प में आपको 3 चीज़ों के बारे में बताना है। सबसे पहले तो आपको भाषा के स्तर पर बताना है, फिर चरित्र के स्तर पे बताना है। ठीक है, फिर कथानक के स्तर पे बताइए, फिर इसमें संवेदना के स्तर पे उन्होंने क्या क्या कथानक के उद्देश्य इन सब में परिवर्तन किया, आप उसको बताइए। उद्देश्य वाला बताया, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि उद्देश्य के स्तर पे क्या परिवर्तन किया, और फिर शिल्प के स्तर पे उन्होंने भाषा, चरित्र और कथानक में किस तरह का बदलाव किया। तो आप इस तरह से बताइए इसमें। ठीक है, एक सीक्वेंस वाइज में, जिधर मन तिधर करके नहीं। शाब्दिक गलती, अनुस्वार, इन सब चीज़ों पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और परवाह लाना है आपको उत्तर में। चलिए, अभी किसी का उत्तर नहीं बचा हुआ है। चलिए, जय हिंद दोस्तों। इसी के साथ अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे को।